जो भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी कि 1935 का शासन अधिनियम एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम रेल के अंदर। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। और आप लोग इस सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं बिना किसी टिकट के, यानी कि हमारी इस रेल के अंदर आप आ सकते हैं बिना किसी टिकट के। और आने के बाद यहाँ से जितना भी कंटेंट या जितनी भी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिटी के अंदर या राजनीति के अंदर आज क्लास 6 या छठी क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब इससे पहले 5 क्लासें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस रेल के अंदर या इस एग्जाम रेल के अंदर हम आपके लिए जो चीज़ें या जो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सभी का सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा कर देखेंगे या यूँ कहें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो यहां से कराई जा रही हैं। और अगर आपने बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखा है, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाकर रखा है, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि वो सारी चीजें आपको एग्जाम के उन क्वेश्चंस में देखने को मिल भी रही होंगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा की मांग व निर्माण का। तो हेडिंग बना लेंगे भारतीय संविधान सभा की मांग व निर्माण। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारतीय संविधान सभा की मांग व निर्माण की जा रही थी या संविधान सभा की मांग की जा रही थी तो उससे ही पहले हमारे भारतीय या हमारे भारत देश के अंदर कंपनियों के द्वारा और क्राउन के द्वारा शासन किया जा रहा था। और उसी को हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ उन 5 क्लास के अंदर कि सबसे ही पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना था भारत में अंग्रेजों के आगमन के तहत। और उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया था कि भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा किन किन एक्ट को लागू किया गया। और दोस्तों, उस पूरे टॉपिक को हमने समझा था भारत के संवैधानिक विकास के तहत, जिसको हमने 2 फेसेस में या 2 चरणों में पढ़ा। और वो चरण कौन कौन से थे? एक था आपका कंपनी का शासन जो 1773 से 1853 तक चला, लेकिन उसमें 1857 के विद्रोही के बाद इस कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो हम पूरे के पूरे चरण को कहेंगे कि वो 1773 से 1773 से 1857 तक चला था। और उसके बाद जो दूसरा आपका चरण रहा, वो दूसरा चरण कौन सा रहा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई? वो रहा था क्राउन का शासन। और दोस्तों, ये जो क्राउन रूल था वो 1858 से या 1858 से चला था 1947 तक, जब तक हमारा भारत आज़ाद होगा। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जो 1947 या 1947 के तहत भारत के अंदर एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या एक्ट आप कहें, वो लागू किया गया या वो लाया गया। तो उसी के बाद हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी या स्वतंत्रता मिली थी इन अंग्रेजों के माध्यम से या इन अंग्रेजों से आप कहें, माध्यम से नहीं कहेंगे, इन अंग्रेजों से। माध्यम तो हमारे ही लोग थे। ठीक, तो यहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई। और उसी के तहत हमने 1935 के या 1935 के भारत शासन अधिनियम को भी डिस्कशन किया था या उसका भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ये अपने आप में बहुत बड़ा या बहुत जटिल भारत शासन अधिनियम था। और आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी शासन अधिनियम या जितने भी अधिनियम बनाकर भारत भेजे गए थे उनमें सबसे ही बड़ा कौन सा था? 1935 का। और ये जटिल भी था। और इसी से हमने भारतीय संविधान सभा में या संविधान का जब निर्माण करेंगे तो संविधान में इसका ही 70% हिस्सा, या यूँ कहें कि हमारे भारतीय संविधान का 70% हिस्सा हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया है। हालांकि उन चीज़ों को हम आगे जब उनका टर्म आएगा तब डिस्कशन करेंगे। अभी केवल आप इतना समझें कि इस 1935 के शासन अधिनियम के बारे में कि यह एक विशाल या एक जटिल अधिनियम था। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये 1935 का जो शासन अधिनियम भारत आया था, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह
दासता का घोषणा पत्र है। यह दासता का घोषणा पत्र है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसने एक बात और कही गई थी इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वो बात क्या थी कि 1935 का शासन अधिनियम एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है, ध्यान रखेंगे, एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है जिसमें डिब्बे तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम भी एग्जाम रेल है, लेकिन इसमें डिब्बे भी बहुत हैं, इसमें इंजन भी बहुत हैं, बहुत सारे इंजन हैं। ठीक है, 2 इंजन तो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होते रहते हैं, है ना, समझ ही चुके होंगे समझदार लोग। बाकी सभी समझदार हैं मैं जानता हूं, और समझदारी का आप अपना प्रूफ भी देंगे, और वो प्रूफ क्या है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जितने भी आपके स्टूडेंट्स या आपके भाई बंधु हैं जो वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्त आपने समझदारी का ये प्रस्ताव या इस समझदारी का तो आपने दिया ही है एक उदाहरण, और इसी के साथ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलिए फटाफट, बाकी की बातें हम बाद में करते रहेंगे, हमें कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो फिलहाल ये 2 बातें कही गई थी कि एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है जिसमें डब्बे तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है या इंजन नहीं है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये बात किसके लिए कही गई थी और किसने कही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी 1935 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। डिब्बे तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है। उम्मीद करता हूं शॉर्ट में आप समझ ही चुके होंगे। बाकी दोस्त यहां तक की कहानी को हमने समझ लिया था कल की वीडियो में, और उसके बाद हमने 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भी समझा, जो कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ाद कर दिया गया था। लेकिन आज़ाद करने से पहले अंग्रेजों के द्वारा इस बात की मांग या इस बात को कहा गया था भारतीयों से कि हम भारत को छोड़कर तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद आप भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाएंगे, कानून को सुचारू रूप से रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब कांग्रेस को सुचारू रूप से कांग्रेस नहीं, कानून को सुचारू रूप से रखने की बात कही गई, तो भारतों के द्वारा या भारत के लोगों के द्वारा एक भारतीय संविधान की निर्माण की बात कही गई। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय संविधान का निर्माण है, इसकी मांग आज से नहीं हो रही थी या उस समय से नहीं हो रही थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। ये मांग बहुत पहले से हो रही थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे पहली मांग भारतीय संविधान सभा की वो किसने की? सबसे पहली मांग भारतीय संविधान सभा की किसने की? तो ध्यान रखेंगे वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर, ये तो आंसर यहाँ पर MN रॉय आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस मांग की हम बात कर रहे हैं वो मांग कैसी थी, ध्यान रखेंगे, वो एक वर्बल मांग थी। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पहली मौखिक मांग या पहली अनौपचारिक रूप से जो मांग की गई थी संविधान सभा को बनाने की, वो किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछेंगे कि बताइए औपचारिक रूप से या लिखित रूप में जो भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? औपचारिक रूप से या लिखित रूप में भारतीय संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तब आपको ध्यान रखना है MN रॉय के द्वारा की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 1895 में, 1895 में की गई थी। और MN रॉय के द्वारा 1934 यानी कि 1934 में की गई थी। बोलो बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दोनों ही पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं अपनी कॉपी में। आप हेडफोन लगाएं, पेन कॉपी लेकर बैठें, तभी आप लोगों के साथ यानी कि मेरे साथ साथ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। चलिए, यहाँ तक की बात आपकी हो चुकी है। इसके आगे की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, और वो कहानी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हमारे ही देश भारत में संविधान सभा की मांग की जा रही थी, तो उसी समय या उसी टाइम ऑफ पीरियड में हमारे भारत के अंदर 1937 में या 1937 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, साथ ही आप कहें कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं उनके द्वारा भारतीय प्रांत के अंदर अपनी खुद की सरकार बनाई जा चुकी थी। और ध्यान रखेंगे कि 11 प्रांतों में से
11 प्रांतों में से बंगाल और पंजाब को छोड़कर, ध्यान रखना कि 11 प्रांतों में से बंगाल और पंजाब को छोड़कर बाकी के अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। हालांकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पंजाब और बंगाल ये दो स्टेट तो ऐसे हो गए या दो प्रांत तो ऐसे हो गए जहां पर पंजाब और बंगाल दो प्रांत तो ऐसे हो गए जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं थी, यहां पर मुस्लिम लीग का शासन था। तो कांग्रेस की कितनी प्रांतों में शासन था? तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का 8 में पूर्ण बहुमत के साथ शासन था और 1 में अन्य पार्टी के साथ क्या था? गठबंधन था। और बाकी के ये वाले जो दोनों स्टेट हैं इनमें कौन थी? मुस्लिम लीग थी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस हो गई, ये मुस्लिम लीग हो गई। अब 1937 के बाद 1937 के बाद सभी लोग जानते हैं इस बात को भली भांति कि 1939 में यानी कि 1939 में पूरे के पूरे विश्व में एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और उस युद्ध को हम जानते हैं वर्ल्ड वार या विश्व युद्ध सेकेंड के नाम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 1939 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी या यूं कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी भारत और साथ ही साथ अन्य देशों के अंदर, तो अब जो ब्रिटिश थे वो अन्य अदर देश से लड़ने के लिए हम भारतीयों का साथ मांग रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी इन अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों से अपने ही युद्ध में साथ मांगा गया और भारतीयों ने साथ भी दिया था, जिसके तहत लगभग 50,000 से अधिक हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अब उसी चीज के लिए हमारी कांग्रेस इस बात को पहले से जानती थी कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमने साथ दिया तो नुकसान किसका होगा? हम भारतीयों का ही होगा। और हमने जो मांगे अंग्रेजों के सामने रख रखी हैं वो अंग्रेज हमारी मांगों को मान नहीं रहे, तो हम क्यों इन लोगों का साथ दें? इस बात का डिसीजन लिया कांग्रेस पार्टी ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस ने जब इस बात का डिसीजन लिया, इस बात का फैसला लिया कि वो भारत के लोगों के द्वारा विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दिलवाएंगे, तो इसी फैसले के उपलक्ष्य में या इसी फैसले के तहत ध्यान रखेंगे कांग्रेस पार्टी ने अपने इन प्रांतों से जहां पर इन्होंने अपनी मंत्रिमंडल बना रखा था या यूं कहें कि जहां पर इनकी मंत्री परिषद हुआ करती थी, इस पूरी मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब कांग्रेस ने पूरी मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा दे दिया था तभी 22 दिसंबर 1939 को या 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा, ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग के द्वारा इस इस्तीफे की खुशी में मुक्ति दिवस मनाया गया था। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग के द्वारा। और जब मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इसी के बाद आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल साफ इंकार कर दिया था अंग्रेजों का साथ देने से। और जब साथ देने से इंकार कर दिया था तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत हो चुके थे कि अब अगर हमें साथ नहीं मिला इन भारतीयों का तो हम विश्व युद्ध में हार जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब अंग्रेजों के द्वारा इस बात का भय बैठने लगा या अंग्रेजों के मन में इस बात का डर सताने लगा, तो अंग्रेजों ने भारत के सभी मांगों को मानने के लिए एक अगस्त प्रस्ताव बनाकर भारत भेजा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि वो अगस्त प्रस्ताव बनाकर कब भारत आया था? तो आपको डेट ध्यान रखनी है 8 अगस्त 1940। लेकिन उससे पहले आप ले जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो चुका हूं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे की कहानी को कैरी ऑन करते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट से आपको नोट भी करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कांग्रेस या यूं कहें कि अंग्रेजों के द्वारा 8 अगस्त 1940 या 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव बनाकर भारत भेजा गया। और ये जो अगस्त प्रस्ताव भारत आया था, आपको ध्यान रखना है, इसके तहत भारतीयों के लिए 3 शर्तें रखी गई या यूं कहें कि 3 प्रावधान किए गए इंपॉर्टेंट। और वो जो 3 प्रावधान थे
उन तीनों प्रावधानों को भी आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले आप बस इतना ध्यान और रखें कि जो अगस्त प्रस्ताव था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीयों की मांगों को मानने के लिए सबसे पहले आने वाला प्रस्ताव कौन सा था, तो वो अगस्त प्रस्ताव ही था। ठीक, तो इसके अंदर या इसके तहत वो तीन कौन कौन से प्रावधान थे वो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। वो तीन प्रावधान ये थे कि जितनी भी भारत के अंदर गवर्नर परिषद है, आप लोग जानते हैं कि गवर्नर परिषद का गठन किया गया था, तो जो गवर्नर परिषद है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। क्या कहा मैंने? गवर्नर परिषद में भारतीयों की भागीदारी, मैं लिख देता हूं, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। दूसरा प्रावधान इन्होंने क्या किया कि एक युद्ध सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी, जिसको हम कहेंगे वार एडवाइजरी। युद्ध सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी और ये जो युद्ध सलाहकार होगा ये बताएगा कि कब युद्ध लड़ना है और कब युद्ध नहीं लड़ना है। और दोस्तों तीसरा प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि युद्ध उपरांत या युद्ध के बाद भारतीय क्या कर सकेंगे, अपने ही एक संविधान का या अपने भारत के संविधान का निर्माण कर सकेंगे। मतलब युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करने की परमिशन या अनुमति दी गई थी। संविधान का निर्माण कर सकेंगे। अब दोस्तों बात यहां ध्यान रखने की यह है कि अंग्रेज साथ मांग रहे थे हमारे ही भारतीयों का अपने इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, और हमारे अंग्रेज या हमारे भारतीय अंग्रेजों का साथ दे नहीं रहे थे। तो इन्होंने ये युद्ध उपरांत की जो कंडीशन रखी, इसके तहत हमारे भारत के लोग जान चुके थे कि जो अगस्त प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं हमें एक झांसा देने के लिए लाया गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस अगस्त प्रस्ताव को डिनाई कर दिया गया या इस अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि जब कांग्रेस के द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तो इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे कौन है, चच्चा, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या हमारे चच्चा के द्वारा एक बात कही जाएगी। और वो बात क्या रहेगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये एक ऐसी कील के समान है, ये एक ऐसी कील के समान है, या यूं कहें कि दरवाजे पर लगी एक ऐसी कील के समान है जिस पर जंग आ चुकी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया तो इसके बाद तीन बड़ी पावर्स या तीन बड़ी शक्ति, जिसको हम जानेंगे किस नाम से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और चाइना, इन तीन बड़ी पावर्स या इन तीन बड़ी शक्तियों के द्वारा ब्रिटिश के ऊपर दबाव डाला गया भारत को आज़ाद करने का। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और ध्यान रखेंगे कि जो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनके ऊपर जब दबाव बनाया इन तीन बड़ी शक्तियों ने, तब विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत को आज़ाद करने के लिए या भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से 22 मार्च 1942 को या 1942 को 22 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, या यूं कहें कि स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आप लोगों को अगर ये दिखाई ना दे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अगली ही वीडियो के अंदर। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया और इस क्रिप्स मिशन के तहत ही हमारे भारत के अंदर या हम भारतीयों को चार शर्तें दी गई कि चार शर्तें दी गई। और वो चार शर्तें कौन कौन सी थी, ध्यान रखेंगे। इस क्रिप्स मिशन के तहत वो चार शर्तें कौन कौन सी थी कि अब भारत को इस बात की आज़ादी होगी कि भारत अपने ही संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद
भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो मदद करेगी संविधान के निर्माण करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि युद्ध उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन ये जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो भी युद्ध उपरांत यानी कि युद्ध के बाद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे युद्ध के उपरांत किया जाएगा, मतलब ये फिर से क्या करना चाह रहे हैं, युद्ध में हमें शामिल करना चाह रहे हैं किसी न किसी तरह से। उसके बाद जो दूसरा प्रावधान है आपको ध्यान रखना है कि भारत एक संघ होगा। इन्होंने कहा कि भारत एक संघ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ये तो कहा था कि भारत एक संघ होगा, और तीसरे प्रावधान में इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता होगी कि वह भारतीय संघ में चाहे तो रहे और ना चाहे तो ना रहे। मतलब मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता दी गई, या मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता होगी कि वह भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो, भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो। नोट कर लेंगे आप, दिख ही रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। तो मतलब एक तरफ तो ये कह रहे थे कि भारत एक संघ होगा, भारत एक यूनियन होगा, और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि भारत में जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसको स्वतंत्रता होगी कि वह भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो। क्योंकि ये अंग्रेज भली भांति जानते थे कि जो मुस्लिम लीग है वो चाहती है एक अलग देश का निर्माण, या यूं कहें कि वो भारत से एक अलग देश चाहती है, या भारत के साथ नहीं रहना चाहती। तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर ये प्रावधान लागू हो जाए तो क्या होगा कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बनेंगे। हालांकि उस समय पाकिस्तान नाम नहीं था, ये पाकिस्तान नाम बाद में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता दी गई कि वह भारतीय संघ में रहे या ना रहे। उसके बाद अगला प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि इसी एक्ट के तहत या विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजे गए क्रिप्स मिशन के तहत अगला प्रावधान किया गया था कि भारत के अंदर जब तक संविधान का निर्माण होगा, संविधान के निर्माण तक अंग्रेजों का ही शासन रहेगा, अंग्रेजों का शासन रहेगा। तो आप फटाफट से इन चीजों को नोट करें और स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं क्रिप्स मिशन के तहत किए गए, कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया से, वो भी युद्ध के बाद। दूसरा कि भारत एक संघ होगा, भारत एक यूनियन होगा। तीसरा मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता होगी कि वह भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो, मतलब वो इस संघ के अंदर रहे या ना रहे। मतलब ये लोग जानते थे कि मुस्लिम लीग तो रहने वाली है नहीं, और जब रहने वाली है नहीं तो इनको इस बात का फायदा मिल रहा था, ये मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको उत्तेजित कर रहे थे। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि अगला प्रावधान किया गया कि संविधान के निर्माण तक अंग्रेजों का ही शासन रहेगा। अब आप अपने ही दिमाग से मुझे बताएं कि ये क्रिप्स मिशन ये भारतीयों के हित में था या नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि ये क्रिप्स मिशन भारतीयों के हित में दिखना ऐसा था, या दिख ऐसा रहा था कि जिससे हो, लेकिन ये असल में, ये हकीकत में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा इस युद्ध में जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा है उस युद्ध के अंदर शामिल करने के लिए एक षड्यंत्र था, या यूं कहें कि ये केवल और केवल एक ऐसा प्रावधान था जो भारतीयों को लालच दे रहा था कि वो भारत के या अंग्रेज के इस विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि जब यूएसए पार्टिसिपेट करेगा इस वर्ल्ड वार सेकेंड में, तब हमारे भारतीय या इन अंग्रेजों के द्वारा इस बात का भय सताने लगेगा। चलिए बाद में ही बात करेंगे, फिलहाल ये समझें कि इस क्रिप्स मिशन के बारे में 2 लोग यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अपने चच्चा पंडित जवाहरलाल
नेहरू, पंडित JLL नेहरू, इनके द्वारा कहा गया कि इस क्रिप्स मिशन के बारे में कि ये क्रिप्स मिशन एक ऐसा मिशन है या एक ऐसी बैंक का चेक है, एक ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुकी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब ये बैंक दिवालिया हो चुकी है तो इसका मतलब ये बैंक का चेक हमारे किसी काम का नहीं है। और जबकि हमारे ही सलमान खान यानी कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था, हमारे ही सलमान खान गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि यह पिछली तारीख का चेक है, यह पिछली तारीख का चेक है, इट इज़ ए पास्ट डेटेड चेक। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी ने, ठीक है, चलिए, गांधी जी ने कहा था। और नेहरू जी ने कहा कि ये एक ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुकी है। तो ये दो संज्ञाएं हैं जो कि दी जाएंगी हमारे ही भारतीयों के द्वारा इस क्रिप्स मिशन को। और फाइनली क्या होगा कि ये जो क्रिप्स मिशन भारतीयों के लिए भेजा गया था, इसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। मतलब इसको भी क्या कर दिया गया? कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर दिया तो यहां से क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, तो फटाफट से कर लीजिए नोट, ये ले लें एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे की कहानी को चलते हैं। चलिए, हो चुका है। चलिए मेरे दोस्त, आगे की कहानी समझते हैं कि अब कांग्रेस ने इस मिशन को भी क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। तो उसके बाद हमारे ही भारत में आप लोग जानते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज या ब्रिटिश का साथ दिया जाने लगा था USA के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको लगने लगे कि बड़ा है, लेकिन ये काम का बहुत है कि जब अमेरिका के द्वारा या USA के द्वारा ब्रिटिश का साथ दिया जाने लगा। और ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश का साथ तो मिल चुका था अमेरिका का साथ तो मिल चुका था ब्रिटिश को, लेकिन ये अमेरिका ब्रिटिश का कहीं ना कहीं प्रयोग कर रही थी। और प्रयोग क्या कर रही थी, आपको ध्यान रखना है कि जब अमेरिका और जापान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो चुके थे, एक दूसरे के अपोजिट हो चुके थे, तो यहां से शुरू होगा एयर, या यूं कहें एयरक्राफ्ट का प्रयोग शुरू होगा, या यूं कहें कि आप लड़ाकू विमान या फाइटर प्लेन भी कह सकते हैं। तो आप कहें कि फाइटर प्लेन का यहां से क्या होगा? शुभारंभ होगा, या यूं कहें कि फाइटर प्लेन की मदद ली जाएगी जापान को हराने में अमेरिका के द्वारा। और ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के द्वारा फाइटर प्लेन की शुरुआत की जा चुकी थी, या यूं कहें कि एयरक्राफ्ट का यूज किया जाने लगा था इस विश्व युद्ध के अंदर, और जापान के द्वारा भी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाने लगा था इस अमेरिका के अंदर। अब जो अमेरिका था वो यूज कर रहा था किसका? ब्रिटेन का। तो कहें कि आप एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, उनको अमेरिका कहां पर स्टे कराता था, कहां पर रोकता था, कहां पर रखता था? तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश के एयरवेज में रोका करता था। मतलब जो ब्रिटिश का एयरवेज बना हुआ था ब्रिटिश देश के अंदर, वहां पर इन एयरवेज के अंदर अपने ही एयरक्राफ्ट को रोका करता था। और जब हम भारतीयों को लगने लगा कि ये जापान भी फाइटर प्लेन्स का यूज करने लगा है और अमेरिका भी फाइटर प्लेन्स का यूज करने लगा है, तो हम भारतीयों ने देखा, हम भारतीय बहुत ज़्यादा सचेत हुए। और सचेत होने के बाद हमें समझ में आ गया कि जब अमेरिका ब्रिटिश का साथ दे रहा था इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से, तो जापान भी कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशों से या इन अंग्रेजों से बदला लेगा इन एयरक्राफ्ट के माध्यम से। और जब जापान एयरक्राफ्ट के माध्यम से इन अंग्रेजों से बदला लेगा, तो हो सकता है कि वो हमला कर दे हम भारतीयों के ऊपर, क्योंकि हम भारत के लोगों में या हम भारत के देश में भी कौन रह रहे हैं? तो ब्रिटिश या अंग्रेज रह रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब अंग्रेज हम भारत के देश में रह रहे हैं या हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, तो अगर जापान ने हमला कर दिया तो उसमें हम भारतीय भी मारे जाएंगे। तो यहीं से ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा इन अंग्रेजों को भगाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया जाएगा, एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहेंगे उसको? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 8 अगस्त
1942 को शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट और कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया, बम्बई के या बॉम्बे के, आपको ध्यान रखें, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया। और जब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, तो इसी के तहत महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, मतलब करो या मरो, करो या मरो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, महात्मा जी के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत की थी, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त 1942 के। और किस विरोध में, कि भारत के जो ब्रिटिशिस हैं या भारत के अंदर जो ब्रिटिशिस हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत छोड़ो। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब आगे की कहानी को समझते हैं। और आगे की कहानी क्या है, अब यहां पर अमेरिका जापान के ऊपर हमला करने लगेगा। और जब जापान के ऊपर हमला करेगा तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं इन बातों से, कि अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्ट का यूज करते हुए ही जापान पर, या यूं कहें अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम के हमले कराए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों परमाणु बम के हमले थे वो कब कराए गए, 6 अगस्त 1945 को, 1945 में। और दूसरा परमाणु बम का हमला कराया गया 9 अगस्त 1945 को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 6 अगस्त को परमाणु बम का जो हमला था वो हिरोशिमा पर कराया गया, और 9 अगस्त को जो हमला था वो नागासाकी पर कराया गया। और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब परमाणु बम का हमला होगा तो सभी लोग जानते हैं इस हमले के बारे में, कि यह हमला इतना भयावह, इतना खतरनाक था कि जापान के आज भी बच्चे वहाँ पर अपंग पैदा हुआ करते थे इन दोनों ही क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये परमाणु बम का जैसे ही हमला किया जाएगा तो जापान कहीं ना कहीं इस बात से लेकर अपनी हार को मान लेगा कि भाई मैं हार चुका हूँ। और ये फाइनली 15 अगस्त 1945 को 1945 को 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा। और ध्यान रखेंगे कि जब ये अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा, ये परेशान होकर अपने इस विश्व युद्ध में अपनी हार मान लेगा, तो समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1942 को ही सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में, या अमेरिका जब जीता है पूरे विश्व युद्ध को, तो ये अपने आप में बन जाएगा एक बहुत बड़ी शक्ति, या यूं कहें कि ये एक विश्व गुरु बन जाएगा। और दोस्तों क्योंकि ब्रिटिश का साथ दिया था अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, और जब यूएसए के द्वारा अमेरिका का साथ दिया गया था, ब्रिटिश का साथ दिया गया था, यूएसए के द्वारा ब्रिटिश का साथ दिया गया था, सॉरी अमेरिका का, मतलब चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यूएसए के द्वारा जब ब्रिटिश का साथ दिया गया तो ब्रिटिश का फर्ज बनता है कि अब वो यूएसए की बात को माने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहीं से 24 अगस्त 1945 को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को कायम रखने के लिए 24 अगस्त 1945 को गठन किया जाएगा यूएनओ का, जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखना। और इधर विश्व विजेता बन चुका था यूएसए, और साथ ही साथ ये जो हमारा ब्रिटिश था जिसने भारत पर कब्जा कर लिया था इन पूरे के पूरे 300 साल में या 300 साढ़े 300 साल में, तो इस ब्रिटिश की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। और जब आर्थिक हालत मतलब जब विश्व युद्ध होगा तो भाई नॉर्मल सी बात है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होंगे किसके, ब्रिटिश के, और जिसकी वजह से ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और ब्रिटिश के अंदर आ जाएगी आर्थिक मंदी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब इकोनॉमिक रिसेशन या आर्थिक मंदी आएगी ब्रिटिश के अंदर, तो अब ब्रिटिश का भी कब्जा नहीं बचा,
भारत को ऊपर या भारत के ऊपर राज करने का। और दोस्तों यहीं से आपको ध्यान रखना है कि तीन ऐसी कंडीशंस पैदा हुई या तीन ऐसी कंडीशंस बनी। पहली कि यूएनओ का गठन किया गया जिसका काम था अंतर्राष्ट्रीय शांति की या अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखना। दूसरा, यूएसए बन चुका था विश्व विजेता, इसने ब्रिटिश की मदद की थी। अब ये ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बनाएगा, किस बात का दबाव बनाएगा, किस बात का कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए। दूसरी तरफ इधर ब्रिटिश के अंदर आर्थिक मंदी आ चुकी होगी, इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका होगा। और ये तीन मेजर फैक्ट या तीन मेजर कारण ऐसे बने कि जिसकी वजह से ब्रिटिश या ये जो अंग्रेज थे वो मजबूर हो गए थे भारत को छोड़ने के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो फाइनली ब्रिटिश के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा फिर से एक मिशन भारत भेजा गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वो जो मिशन था वो कैबिनेट मिशन कहलाया। और इस कैबिनेट मिशन के तहत इन्होंने 3 सदस्य या 3 मेंबर्स भारत भेजे। और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिनकी अध्यक्षता में कभी क्रिप्स मिशन आया था 1942 में 22 मार्च को। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर, दोस्तों ध्यान रखेंगे एबी अलेक्जेंडर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है एबी अलेक्जेंडर के बाद पार्थिव लॉरेंस। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि ध्यान रखने हैं। कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए और इन तीनों ने ही भारत को आज़ाद करने के लिए एक योजना तैयार की जिसको हमने नाम क्या दिया है, कैबिनेट योजना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि फाइनली कैबिनेट योजना के तहत ही हमारा भारत हो जाएगा स्वतंत्र। और दोस्तों जिस समय कैबिनेट योजना भारत आई थी उस समय भारत के अंदर, ध्यान रखना, भारत के अंदर कौन थे पीएम? तो वो थे क्लीमेट एटली। हालांकि थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया था कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे 1942 में, लेकिन अब बात चल रही है 1946 की, 1946 की। और इस समय क्लीमेट एटली थे भारत के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इन ब्रिटिश पीएम के द्वारा ही स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बात कही। और इसी योजना के तहत आपको ध्यान रखना है कि फाइनली भारत के अंदर स्वतंत्रता दी जाने लगी। लेकिन स्वतंत्रता दे जाने से पहले आपको सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिलाई गई थी माउंटबेटन योजना के तहत, जो हमने स्वतंत्रता अधिनियम में समझ ली है पूरी कहानी। लेकिन इस कैबिनेट मिशन के तहत निर्वाचन किया जाएगा किसका? हमारी भारतीय संविधान सभा का। और दिस इज द फाइनल क्रिकेट, चलो जो भी था फाइनल। तो इस कैबिनेट मिशन के तहत निर्वाचन किया जाएगा किसका? भारतीय संविधान सभा का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन किए जाने की बात की जाएगी या प्रथम बार निर्वाचन होगा तो वो डेट आपको ध्यान रखनी है 1 जुलाई 1946। डेट क्या थी? 1 जुलाई 1946 या 1946। 1 जुलाई 1946 को पहली बार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन किया जाएगा या भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए निर्वाचन किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन करने के लिए या गठन करने के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें 389 सदस्य या 389 मेंबर्स का पार्टिसिपेट किया जाएगा। 389 सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाएगा। और फाइनली 389 सदस्य जब निर्वाचन करेंगे तो इनके ही तहत आप ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल 296 सदस्य थे जो निर्वाचित किए गए, बाकी के बाकी मनोनीत कर दिए गए थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो 389 सदस्य थे इनमें से 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से और बाकी के 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। ठीक, और बाकी के आपके 4 सदस्य थे ब्रिटिश
क्षेत्र से या ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र से। तो फिलहाल हम यहाँ तक की बात को आज यहीं पर स्टॉप करना चाहेंगे, यहीं पर रोकना चाहेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ 1 जुलाई 1946 को। आप फटाफट से ले लें एक स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब इसके आगे की बात हम जो कैरी ऑन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको ये बात ज़रूर बता के जानी है, ठीक है। 100% आपको बतानी है। और साथ ही ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक करना है अगर पसंद आई है तो, और साथ ही साथ चैनल को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। बाकी यहाँ से पॉलिटी का जितना कंटेंट या जितना भी कंटेंट मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा उसके आप क्वेश्चंस को बनाते रहें, और अगली क्लास में हम समझेंगे निर्वाचन का जो पूरा प्रोसेस था या निर्वाचन के तहत निर्वाचन में सदस्यों की संख्या को। और बाकी दोस्त, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेना चाहूँगा विदा, और बने रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और इस एग्जाम रेल के सफ़र को आज यहीं तक रोका जाता है। बाय बाय।